Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a topic effect of temperature on resistance. तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ये एक कंडक्टर है और हमें पता है कि कंडक्टर में जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम एवरेज से देख लें तो तकरीबन 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कंडक्टर में पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई कंडक्टर लेते हैं तो उसमें तकरीबन 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉर द कंडक्शन। लेट्स से ये 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई कंडक्टर है तो इसमें तकरीबन एवरेज अगर हम देख लें तो 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर सब्सटेंस के में अपने ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम कापर कंसिडर करें, मैं यहाँ पर लिख लूँ तो कापर में तकरीबन 8.85 क्रॉस 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर लेट्स से ये कापर का कोई सबसे ये कापर है लेट्स से 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें कितने होंगे 8.85 क्रॉस 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर बाकी सब्सटेंस के सिल्वर में भी अपने होते हैं, गोल्ड के भी अपने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इन सब सब्सटेंस का हम एवरेज ले लें तो वो तकरीबन 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब लेट से हम यहाँ पर आ जाए, ये तो था कंडक्टर का कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब हम आ जाए और इसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई करें। लेट से ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। तो हमें पता है जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, जो अप्लाइड फील्ड है ई, और इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, यानी वो पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो बाकी पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव की तरफ आएंगे। तो ये स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या कर देंगे, मोशन स्टार्ट कर देंगे जब आप इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल देते हैं। तो जब ये मोशन स्टार्ट करेंगे तो ये डिपेंड करता है एटॉमिक वाइब्रेशन के ऊपर कि वहाँ पर एटॉमिक वाइब्रेशन कितनी है। जब टेम्परेचर आप इसका इंक्रीज़ करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जो एटम होंगे उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको रास्ता नहीं मिलेगा, तो इतनी ही ज़्यादा वो उसको अपोज़ करेंगे। उसी अपोजिशन को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट्स फिर क्या होगा कि वो बार बार कोलाइड होंगे विद द एटम जब टेम्परेचर इंक्रीज़ था। लेकिन जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो एटॉमिक वाइब्रेशन भी कम हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड भी कम हो जाता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से यहाँ से पास आउट हो सकते हैं। आप इसकी एग्ज़ाम्पल कुछ यूँ ले लें कि जब आप स्कूल में होते हैं और असम्बली का टाइम हो और तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो एक सीक्वेंस से लाइन अप हो और वो प्रॉपर लाइन अप हो, तो जब आपको कहा जाए कि आप इनके दरमियान भाग जाए तो आप लोगों को इसके दरमियान या आपको इसके दरमियान भागना आसान होता है बनिस्बत इसके कि जब कोई रश हो और रश के अंदर आपको कहा जाए कि आप यहाँ से भाग जाए तो आपको काफ़ी दिक्कत होती है उनके दरमियान भागने में, क्योंकि आप उनको हटाएंगे और वो आपको दिक्कत देंगे। तो इस तरह तो जब टेम्परेचर लो होगा तो जो एटम होंगे वो बिल्कुल अलाइन होंगे और इलेक्ट्रॉन इजीली फ़्लो कर सकेंगे। लेकिन जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर की इंक्रीज़ के साथ एटॉमिक वाइब्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको रास्ता नहीं मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा अपोज़ होंगे और उसी अपोजिशन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि टेम्परेचर की इंक्रीज़ के साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होती है। तो इसके लिए हम फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी यहाँ पर पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ेंगे और
टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी पढ़ेंगे, और इनके लिए हम इक्वेशन डेवलप करेंगे इन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए भी और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के लिए भी फिर हम इक्वेशन डेवलप करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को जो पहला है इसको हम डिस्कस करें। तो अगर हम कंसीडर करें कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसका जो रेजिस्टेंस है लेट्स से वो हम कंसीडर करें वो R0 है, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। लेट्स से वो हमारे पास है RT, यानी जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो रेजिस्टेंस R0 थी, लेकिन जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हुआ। लेट्स से वो किसी टेम्परेचर के ऊपर है, वो हमारे पास RT है। तो यहाँ पर हम इसके लिए बाकायदा अब इक्वेशन डेवलप करते हैं। तो जो डेल R होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R0 के। लेट्स से इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं। अब यहाँ पर डेल R क्या है, डेल R स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिख लूँ, जो डेल R है वो इक्वल है RT माइनस R0 के। R0 कौन सा रेजिस्टेंस था, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर था, और ये RT वो रेजिस्टेंस है जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। तो हमेशा हम इसी तरह ही लिखते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ये वो रेजिस्टेंस जो इंक्रीज़ हुआ माइनस वो रेजिस्टेंस जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर था। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं डेल R, और यही डेल R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R0 के। यानी R0 की पहले कुछ और वैल्यू थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो साथ में ये रेजिस्टेंस में चेंज भी आना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 एंड द चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R0 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर की कैसे हैं, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो एटॉमिक वाइब्रेशन भी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये था इनके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट। अब हम इसको मैं स्टूडेंट्स रफ कर रहा हूँ और इसको मज़ीद स्टडी करते हैं। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन। सो कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो दोनों हमारे पास डेल R के लिए हैं। तो डेल R हम एक दफ़ा लिख लें और यहाँ पर यह आ जाएगा R0 इंटू T। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को फिज़िक्स में जब रिमूव किया जाता है तो यहाँ पर किसी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेट से वो कांस्टेंट हमारे पास अल्फ़ा है इंटू R0 इंटू क्या हो जाएगा T। अब ये अल्फ़ा क्या है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिख लूँ, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो है RT। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आएगा डिवाइड, सो डेल R डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा R0 इंटू T के। अगर इसी इक्वेशन को मैं जर्नलाइज करूँ, अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है इसकी यूनिट कैसे बनेगी। रेजिस्टेंस की यूनिट भी हमें पता है क्या है, ओहम, और इस रेजिस्टेंस की यूनिट भी क्या होगी, ओहम। तो ओहम ओहम से कैंसिल, और टेम्परेचर की जो यूनिट है वो वैसे तो केल्विन है, लेकिन यहाँ पर चूँकि हमने शुरू में हमने सेल्सियस कंसिडर किया था तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे पर सेल्सियस, यानी इसकी जो यूनिट है, यूनिट जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की यूनिट है वो है पर सेल्सियस, पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर सेल्सियस के इसकी यूनिट है। अब हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा जर्नलाइज करते हैं। यहाँ से हम RT की वैल्यू फाइंड करते हैं कि फाइनल टेम्परेचर के ऊपर उसकी कितनी रेजिस्टेंस थी। तो इसी इक्वेशन को मैं यूज़ करूँगा। डेल R की जगह पर मैं क्या पुट करूँ,
डेल आर की जगह पे मैं पुट करूँगा आर टी माइनस आर नाट विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा आर नाट इंटू क्या हो जाएगा टी। आर टी को अपनी जगह पर रहने दें, जो आर नाट है ये इक्वल इस साइड पे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। सो आर नाट प्लस अल्फ़ा आर नाट इंटू टी। आर नाट दोनों में कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लें। सो आर टी इज़ इक्वल टू आर नाट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई है किसके लिए? उस रेजिस्टेंस के लिए जो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर आप उसको फाइंड करना चाहते हैं। पहले जो हमारे पास टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, उस पर हमारे पास रेजिस्टेंस आर नाट थी। लेकिन जब आपने इसको इंक्रीज़ किया टेम्परेचर को तो हमारे पास जो रिज़ल्टेंट वो आएगा, जो रेजिस्टेंस है किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो ये तो था स्टूडेंट्स इक्वेशन किसके लिए? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस तो एक जर्नल टर्म है, एक जर्नल फिनोमेना है, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है? वो स्पेसिफिक है हर मटेरियल के लिए। यानी जो कापर की रेजिस्टिविटी है वो डिफरेंट है सिल्वर से, सिल्वर की रेजिस्टिविटी है डिफरेंट है, उसके लिए गोल्ड से उसकी डिफरेंट है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस को देखा जाए तो वो जर्नल टर्म यूज़ होता है तमाम सब्सटेंस के लिए। तो रेजिस्टिविटी के लिए क्या होगा? इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। रेजिस्टिविटी को स्टूडेंट्स डिनोट किया जाता है किस चीज़ से? रो से। और रेजिस्टिविटी क्या थी? रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था हमने कि रेजिस्टिविटी इज़ इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल, जो कि हमारे पास इसकी इक्वेशन आई थी, वो हमने इससे पिछले लेक्चर में इसको पढ़ा था। तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? तो रेजिस्टेंस है जर्नल टर्म, तो रेजिस्टिविटी होगा आर रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर विच इज़ इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसके लिए इक्वेशन आ गई है? ये हमारे पास रेजिस्टिविटी के लिए। रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स याद रखें ये हर मटेरियल की अपनी होती है, यानी कापर की, गोल्ड की, सिल्वर वगैरह कोई भी सब्सटेंस हो उसकी हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो एक जर्नल कंसेप्ट है, तमाम हम सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो अपोजिशन होती हैं उसी को जर्नल टर्म के तौर पर हम रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की अपनी होती है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। इसमें ये वो रेजिस्टिविटी हैं जो किसी टेम्परेचर के ऊपर हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसके ऊपर आप फाइंड करना चाहते हैं। ये वो रेजिस्टिविटी है जो हमारे पास 0 सेल्सियस के ऊपर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट है और टी वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आप इसको फाइंड करना चाहते हैं। तो इसी इक्वेशन को, रेजिस्टेंस की इक्वेशन को मैंने जर्नलाइज करके रेजिस्टिविटी के केस में भी वही लिख लिया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक आसान लगे और इजी भी लगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।